अगर आप किसी चीज़ को किसी एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह लें, इसको बहुत खुद से भी बड़ा ना बनाएं। बहुत बड़ा मिथ है कि यूपीएससी की परीक्षा सिर्फ बड़े शहरों में हो सकती है और बड़े कोचिंग सेंटर्स में जाकर हो सकती है। आप घर से भी कर सकते हैं। यहाँ पे इस मिथ को तोड़ना चाहूँगी। लगभग 50% के अराउंड भी अगर आप मार्क्स ला रहे हैं तो यू विल बिकम वन ऑफ द टॉपर। जो भी छोटे शहर से बच्चे आते हैं उनको अपना मन छोटा नहीं करना चाहिए कि मेरे फादर इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं क्या कहूँगी कि ब्लेम शिफ्टिंग तो बहुत आसान होता है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है अपने फेलियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लेना। नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। सिविल सेवा की जो परीक्षा होती है, जो देश का सबसे सर्वोच्च परीक्षा मानी जाती है, उसमें 110वीं रैंक है और वो नवादा, संजोग से नवादा के रहने वाली हैं। उनके बारे में मैं बताऊं, उससे बेटर है कि हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने इस सर्वोच्च परीक्षा में कैसे सफलता अर्जित की। आपका इंटरव्यू कई और लोग देखेंगे तो ये इस एग्ज़ाम के बारे में समझना चाहेंगे आखिर हम क्या करें कि हम भी सक्सेस हों। तो इसमें थोड़ा आप बताएं। सबसे पहले तो एग्ज़ाम को समझें कि ये जो सिविल सेवा परीक्षा है ये क्यों है एट द फर्स्ट प्लेस और इसमें कितने स्टेजेस होते हैं। तो मैं बेसिक जानकारी देना चाहूँगी। यह एग्ज़ाम 3 फेजेस में डिवाइडेड है, प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट। जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम है उसमें 2 पेपर्स होते हैं। जनरल स्टडीज़ का एक होता है पेपर 1 और दूसरा होता है एप्टीट्यूड टेस्ट जो पेपर 2 होता है, विच इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर। उसमें आपको 67 मार्क्स लाने होते हैं आउट ऑफ 200। तो दैट इज़ क्वालिफाइंग। जो फर्स्ट पेपर है GS 1, जिसको GS पेपर, तो उसमें आपको पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशल इश्यूज़, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ये जितने भी जनरल स्टडीज़ के पेपर्स हैं उससे सवाल पूछे जाते हैं और थोड़ा सा उसमें करंट अफेयर्स भी होता है जो कि पेपर को डायनामिक और कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट भी बना देता है। तो यहाँ पे इस स्टेज में 200 मार्क्स का ये पेपर होता है और एग्ज़ाम होने के बाद यूपीएससी कट ऑफ के बेसिस पे स्टूडेंट्स को रिकमेंड करती है हु कैन राइट मेंस। तो दिस इज़ जस्ट लाइक अ फिल्टर फेज़ वन कैन से। जो दूसरा फेज़ है मेंस परीक्षा, वो आपका 7 पेपर्स हैं उसमें। सबसे पहले तो ऐसे निबंध और उसके बाद जनरल स्टडीज़ 1 जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, थोड़ा क्लाइमेटिक इश्यूज़ एक्सेट्रा ये सब पूछे जाते हैं, सोशल इश्यूज़। उसके बाद है जनरल स्टडीज़ 2। जनरल स्टडीज़ 2 में पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड गवर्नेंस, सो दीज इश्यूज़ आर कवर्ड। जनरल स्टडीज़ 3 जो है उसमें इकोनॉमी, सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो जनरल स्टडीज़ 4 है दैट इज़ एथिक्स। तो वो टेस्ट करती है कि एक सिविल सर्वेंट, एक आइडियल सिविल सर्वेंट कितना एथिकल होना चाहिए। तो दैट पेपर टेस्ट द एथिकल पार्ट ऑफ एन एस्पिरेंट। तो ये 4 पेपर्स GS के हैं। एक ऐसे मैंने बताया। इसके बाद आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। तो पहले यूपीएससी में ऐसा होता था कि 2 ऑप्शनल्स लेने होते थे, लेकिन आई थिंक 2013 में पैटर्न चेंज हुआ एग्ज़ाम का एंड नाउ ओनली 1 ऑप्शनल इज़ रिक्वायर्ड। तो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स था। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स दे कैन टेक एनी ऑप्शनल सब्जेक्ट। उसमें 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश का पेपर होता है जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। तो इससे आपकी पूरी मार्कशीट जनरेट होती है और 1750 मार्क्स का रिटन एग्ज़ाम होता है ये पूरा, जो मेंस स्टेज है। जब स्टूडेंट्स इसको क्लियर कर लेते हैं तो दे आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। और जो पर्सनालिटी टेस्ट है विच इज़ इंटरव्यू, ये 275 मार्क्स का होता है। तो ये जो 2 स्टेजेस हैं, मेंस परीक्षा और जो पर्सनालिटी टेस्ट है, इन दोनों को मिला करके फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। तो इस एग्ज़ाम का जो और जानकारी अगर डिटेल में किसी को भी, किसी एस्पिरेंट को चाहिए तो यूपीएससी की वेबसाइट पे जा करके, जो सिविल सेवा परीक्षा की हर साल यूपीएससी नोटिफिकेशन निकालती है, तो जो मोस्ट लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो उसको देखें, उसको समझें कि एग्ज़ाम का डिटेल्ड सिलेबस क्या है, अलग अलग ऑप्शनल्स की क्या सिलेबस है, उसको समझ के वो अपना विषय निर्धारित करें और अपनी जो जनरल स्टडीज़ की स्ट्रैटेजी है, जैसा कि मैंने बताया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में करके एनालाइज़ करें। तो ये बहुत ही बेसिक जानकारी है। और अगर बहुत और डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए तो कई यूट्यूब वीडियोज़ हैं अवेलेबल जो इस पूरे प्रोग्राम के तीनों स्टेजेस के बारे में और उनको उसमें और भी निटिग्रिटीज़ में एग्जैक्ट सिलेबस वगैरह वो डिटेल में डिस्कशन मिल जाएंगे। तो उनको देखें तो उन्हें और ज़्यादा इस एग्ज़ाम के बारे में जानकारी मिलेगी। आपका स्कोरिंग क्या रहा?
जी, तो मेरा जो प्रिलिमिनरी स्टेज था उसमें स्कोर आउट ऑफ 200 106.80 रहा, जिसमें कि कट ऑफ कुछ 92 के अराउंड गया है। और जो सीसैट पेपर है उसमें मेरा 95 स्कोर रहा। जो मेंस परीक्षा है उसमें रिटन में मेरा स्कोर 814 रहा और पर्सनालिटी टेस्ट में स्कोर 167 रहा। तो टोटल मेरे 981 की स्कोर है और मेरा जो ऑल इंडिया रैंक है वो 110 है। टोटल परसेंटेज में अगर बात करें तो ओवरऑल लगभग 48.44% मार्क्स मैंने इस एग्ज़ाम में मुझे मिली है। और ये मैं कहना चाहूँगी एस्पिरेंट से कि ये ना सोचे कि सिविल सेवा परीक्षा है तो कितना मुश्किल है, इतने मुश्किल सवाल आते हैं और मुझे कितना ज़्यादा मार्क्स लाना होगा। मैं यहाँ पे इस मिथ को तोड़ना चाहूँगी। लगभग 50% के अराउंड भी अगर आप मार्क्स ला रहे हैं तो यू विल बिकम वन ऑफ द टॉपर। सो दिस एग्ज़ाम्स कॉम्पिटिशन इज़ सच दैट इवन 50% मार्क्स इज़ सफिशिएंट टू क्वालिफाई द सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। स्टूडेंट क्या मतलब सूत्र बनाए जिसके ज़रिए वो इसको सक्सेस कर सके, क्योंकि विफलता मान ली कि कई को 3 बार 4 बार तो कई एक ही बार में निकाल लेते हैं, तो उसके पीछे उसको क्या रखना चाहिए, उसके अंदर में क्या होना चाहिए जिसके ज़रिए वो आसानी से इसको सक्सेस कर सके? ये सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज जो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को ध्यान में रखना चाहिए वो ये कि उन्हें थोड़ा डिसाइसिव होना पड़ेगा लाइफ में। यू हैव टू बी डिसाइसिव अबाउट व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। सो लेट्स से एग्जांपल के तौर पे सिविल सेवा है तो आप मन बना लीजिए एटलीस्ट बाय द टाइम यू नो फिनिश ग्रेजुएशन यू शुड बी डिटर्मिन्ड दैट आई वांट टू डू सिविल सर्विसेज एंड यू जस्ट डोंट हैव टू से कि मुझे सिविल सेवा परीक्षा करनी है। आपको उसको करने के लिए, उसको ट्रांसलेट करने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। यू हैव टू प्लान इन लाइफ। तो इस तरीके से आपको प्लानिंग करनी होगी, चाहे वीकली प्लान करें, मंथली प्लान करें, ईयरली भी वेग एक प्लानिंग कर सकते हैं, बड़ी प्लानिंग कर सकते हैं कि किस प्रकार से मैं अपना ये अटेम्प्ट दूंगा, कितनी मेरी तैयारी है, सेल्फ असेसमेंट है। तो ये स्टेजेस तो एक इम्पॉर्टेंट हो गया। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि अक्सर जब स्टूडेंट्स किसी स्टेज पे अटकते हैं या कोई फेलियर का सामना उनको होता है तो वो ब्लेम सर्कमस्टेंसेस पे डाल देते हैं कि मेरा दिन अच्छा नहीं था तो मेरे घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मैं कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता, या कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं। तो मैं ये कहूँगी कि ब्लेम शिफ्टिंग तो बहुत आसान होता है लेकिन बहुत मुश्किल होता है अपने फेलियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लेना। तो द डे यू स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फेलियर्स यू विल रियलाइज़ कि वो जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप आराम से मैनेज करके भी अपने गोल की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। सो आई वुड urge all the aspirants to start taking responsibility of your actions, be it failure, success or whatever. You have to become responsible if you are an adult. तो ये करना शुरू करिए and you will realize the difference. And this was one mantra that I applied in my life. मैं खुद अपने failure जो first and second stage का failure है उसका मैंने जिम्मेदारी खुद लिया, मैंने self analyze किया मैं कहाँ पे problem में फंस रही हूँ और उस चीज़ को, उस knowledge gap को मैंने bridge करने की कोशिश की। तो ये एक बात है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि जो भी छोटे शहर से बच्चे आते हैं उनको अपना मन छोटा नहीं करना चाहिए कि मेरे फादर इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं कैसे तैयारी करूँ। मैं ये कहना चाहूँगी कि आज के टाइम में इतने ज़्यादा ऑनलाइन सोर्सेज अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे जो टॉपर ब्लॉग्स हैं या डिफरेंट वेबसाइट पे टॉपर की कॉपीज़ जो मॉक टेस्ट होती हैं वो सब अवेलेबल हैं। अगर आप जो है करेक्ट स्टेट ऑफ माइंड में उन वीडियोज़ को देखें और उन टॉपर कॉपीज़ को एनालाइज करें तो आपको काफ़ी हद तक उस एग्ज़ाम की डिमांड को मतलब आप समझ पाएंगे और आप फिर उन्हीं चीज़ के लिए गाइडेंस या जो भी ऑनलाइन सोर्सेज की मदद है उसको लीजिए जहाँ पे आपको लगता है कि आप कमज़ोर हैं। जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं उसको तो आप ब्रशअप करके स्ट्रेंथन करेंगे ही, जो वीक एरियाज़ हैं वो आप इस तरीके से कवर कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि यूपीएससी की परीक्षा सिर्फ बड़े शहरों में हो सकती है और बड़े कोचिंग सेंटर्स में जाकर हो सकती है। आप घर से भी कर सकते हैं। ऑल यू नीड इज़ अ स्मार्टफोन, इंटरनेट एंड सम गुड गाइडेंस नियर बाय, जो सीनियर हो सकते हैं या कोई फ्रेंड हो सकता है। तो इस तरीके से आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। इसमें सफल होने का बिल्कुल उम्मीद रख सकते हैं।
अच्छा, आपका बेसिक करियर कैसा रहा था? जी बचपन में तो आई वॉज़ एन एवरेज स्टूडेंट, लेकिन क्लास 5th से 12th तक मैं क्लास टॉपर रही थी और अच्छी थी पढ़ाई, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस मिला मुझे स्कूल में। और ना सिर्फ पढ़ाई, मैं तो इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा फॉर्चुनेट फील करती हूँ कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी स्कूल में अच्छा कराया जाता था, चाहे वो गेम हो या डांस क्लास हो, पेंटिंग हो। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ जो बहुत क्रिएटिव होती हैं, ये भी आपको कहीं ना कहीं मदद करती है अपने दिमाग को जब प्रेपरेशन स्टेज में होते हैं तो शांत करने में। तो इस तरीके का मेरा यहाँ तक का सफ़र रहा। कॉलेज में गई तो कॉलेज में लगभग ऑल इंडिया ब्राइट स्टूडेंट्स जो है उस एक क्लासरूम में थे, तो वहाँ पे भी हालांकि मेरा परफॉर्मेंस अच्छा था और मैं सेटिस्फाइड थी कि मैं एक ऐसा विषय चुन रही हूँ जिसको आगे मैं ऑप्शनल भी बना सकूँगी। तो इकोनॉमिक्स में मैंने आगे परसू किया, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन। तो दैट वाज माय जर्नी। अहम सवाल है कि चूँकि हर लोग का कोई न कोई प्रेरणा स्रोत, जैसे खिलाड़ी होता है तो कोई लक्ष्य रखता है, तो आप चूँकि आईएएस हो गई हैं तो इसमें कोई लक्ष्य रहा होगा, कहीं न कहीं से आपका कुछ न कुछ रहा होगा, तो उसको थोड़ा सा आप बताने का कोशिश करें। जी, सबसे बड़ा जो मोटिवेटिंग फैक्टर मेरी लाइफ में रहा है वो मेरे फादर हैं। बचपन से ही आई थिंक जब मैं नर्सरी और फर्स्ट क्लास में रही होंगी तब से ही वो स्टोरी सुनाया करते थे मैं स्कूल से घर तक की जर्नी में, और बताते थे, काफ़ी एग्जांपल्स देते थे कि तुम्हारे ये भैया ये कर रहे हैं, और भी एग्जांपल्स। तो उसको सुन के मैंने कहीं ना कहीं बचपन में ये समझ लिया था कि पापा मुझसे भी एक आशा रखते हैं और उस चीज़ को मुझे आगे फुलफ़िल भी करना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने सिंसियरली अपना काम करने की कोशिश की। पापा मुझे पढ़ा रहे थे, मैंने अच्छे से लगन से पढ़ने की कोशिश की। और इस दौर में थोड़े बाद में हेल्थ इश्यूज़ आए, पापा मेरे साथ दिल्ली में आकर रहने लगे, घर पे कोई नहीं होता था, कभी पापा का यहाँ पर आना होता था तो थोड़ा समाज से भी प्रेशर होता था कि इतने सालों से बेटियाँ दिल्ली में हैं, क्या कर रही हैं, इस तरीके का मेंटल प्रेशर होता था। तो पहली बार जब मैंने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो 63rd बीपीएससी था उसमें जब मेरा 6th रैंक आया, तो इस तरीके का मेंटल प्रेशर पापा के ऊपर से बिल्कुल हट गया और उन्हें लगा कि नहीं, बच्ची सही ट्रैक पर है और लाइफ में और अच्छा करेगी। और इनफैक्ट मेरे लिए पता नहीं वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, बट मुझे बहुत खुशी है कि मैं सिविल सेवा परीक्षा के थ्रू उनको ये उनकी जो अपेक्षा है उस पर खरी उतरी हूँ, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। बीपीएससी आपने क्वालिफाई कर गया, उसके बाद आप ज्वाइन क्यों नहीं किया? जी, बीपीएससी क्वालिफाई करने के बाद ही, मतलब अक्टूबर 2019 में बीपीएससी का रिज़ल्ट आया। आई वाज वेटिंग फॉर द जॉइनिंग, लेकिन तुरंत ही इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का जनवरी 2020 में रिज़ल्ट आ गया। तो ये रहा कि इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एक सेंट्रल सर्विसेज है, तो मेरा इंक्लिनेशन, झुकाव थोड़ा उस तरफ रहा, इकोनॉमिक सब्जेक्ट से भी है। और दूसरा ये भी कारण था कि जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें 6th रैंक लाने के बावजूद मुझे STM का पोजीशन नहीं मिल रहा था। दे वर ऑफरिंग लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर। रीज़न वाज दैट जब फॉर्म भरा जाना था तभी जो एज क्राइटेरिया है वो 22 वर्ष होनी चाहिए थी और मेरी वो पूरी नहीं हो रही थी उस वक्त, तो इस वजह से मुझे उस वक्त STM नहीं मिला। फिर आगे मैंने जब इंडियन इकोनॉमिक सर्विस हो गया तो फिर BPSC मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया। तो इस तरीके से मैं अभी इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के थ्रू असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में। गरीब आदमी करना चाहे तो कैसे कर सकता है, उसके लिए क्या संदेश होगा? जी, एक जो बेसिक बात है वो मैं कहना चाहूँगी कि एग्ज़ाम बहुत कॉम्पिटिटिव है। करीब 5 लाख लोग इस एग्ज़ाम को देते हैं, सिर्फ 10,000 जो है वो मेंस लिख पाते हैं और उसके बाद भी 2,000 लोग पर्सनालिटी टेस्ट स्टेज तक पहुँचते हैं। फिर 700 to 800 कैंडिडेट्स मेक इट टू द फाइनल लिस्ट। तो ये आंकड़े सुनने में बहुत भयावह लगते हैं, सक्सेस रेट बहुत ही कम है और कहीं ना कहीं डिस्करेजिंग भी हो सकता है कई एस्पिरेंट्स के लिए। तो मैं कहूँगी कि अगर किसी एस्पिरेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है कि मुझे सिविल सेवा में ही जाना है, तो वो एक स्ट्रैटेजी ऐसी बनाए कि एक बैकअप ऑप्शन रखें, गिवन दे आर फाइनेंशियली नॉट वेल ऑफ। तो अगर एक बैकअप ऑप्शन होगा, कोई भी जो है जॉब या कुछ इस तरीके का प्रोफेशनल कोर्स करें जिससे सिविल सेवा परीक्षा में सक्सेस ना भी मिले तो भी वो अपना जो करियर है उसको डिस्टेबलाइज ना होने दें। तो ये बहुत मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग बैकअप ऑप्शन होना इज़ एनी डे अ वेरी कंफर्टेबल एंड गुड पोजीशन। परीक्षा को परीक्षा के रूप में लेना चाहिए, तो आदमी तो उसको मतलब जीवन मौत का सवाल के रूप में लेता है, इसको आप कैसे क्लेरिफाई करेंगे?
मैंने भी बहुत स्टोरीज सुनी थी, मुखर्जी नगर और करोल बाग, बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं। इनफैक्ट यूट्यूब पे एक एस्पिरेंट्स करके टीवी सीरीज़ भी आई है, वेब सीरीज़ भी आई है, तो उसमें भी ये डिपिक्शंस हैं। ये स्टोरीज़ बहुत भयावह लगती हैं कि लोग सक्सेसिव अटेम्प्ट्स देते हैं और क्लियर नहीं कर पाते हैं। हालांकि मैं कहूँगी कि अगर आप किसी चीज़ को किसी एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह लें, इसको बहुत खुद से भी बड़ा ना बनाएं, बिकॉज यू आर अ पर्सन and an exam is not going to define you. You may be good at several other things. You may want to contribute to the society through medical profession, becoming a doctor or an engineer or other professions like lawyer or CA and what not. बहुत ज़्यादा opportunities आपके पास हैं, तो आप सिविल सेवा को भी उन्हीं opportunities में से एक opportunity मानिए। और अगर ये एग्ज़ाम आप क्वालिफाई नहीं भी करते हैं तो जैसा मैंने कहा कि एक स्ट्रॉन्ग बैकअप ऑप्शन के ज़रिए आप कंफर्टेबली करियर में आगे बढ़ सकते हैं। और एक एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से अगर किसी चीज़ को लेते हैं तो आप उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, स्ट्रेटजाइज करते हैं कि प्रेपरेशन फेज़ में मैं इस तरीके से पढ़ाई करूँगा, एग्ज़ाम वाले दिन मैं उसको ऐसे ट्रांसलेट करूँगा। लेकिन अगर आप बहुत इमोशनल रहते हैं कि आई एम एन IAS मटीरियल एंड हाउ कम आई फेल्ड एट दिस स्टेज, अगर आप इसको ईगो का इशू बनाते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए हर्डल होगा लाइफ में। अच्छा, आर्थिक पहलू इसमें कितना इम्पोर्टेंट है? जो डेफिनेटली ये परसेप्शन है कि स्टूडेंट्स कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है और डिफरेंट स्टेजेस में आपको इतने मटेरियल्स, ज़ेरोक्सेस, इतना कुछ परचेज़ करना पड़ता है, तो थोड़ा सा पैसे की तो ज़रूरत होती है एग्ज़ाम प्रिपरेशन में, देयर इज़ नो डिनायल अबाउट इट। हालांकि इन रीसेंट ईयर्स मैं कहूँगी कि जो ऑनलाइन सोर्सेज हैं, यूट्यूब है और जो फ्री अवेलेबल चैनल्स हैं, टेलीग्राम है, तो इस तरीके के जो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ज़रिए आपको क्वालिटी मटेरियल मिल जाता है। और थोड़ा बहुत भी अगर आपको गाइडेंस कहीं से मिल रहा है तो उसको कंबाइन करके जब आप पढ़ेंगे और इस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आई बिलीव यू विल बी सक्सेसफुल। आपने कोचिंग किया कि नहीं? कोई कोचिंग का सहारा लिए? जी, मैंने कोई रेगुलर क्लासरूम कोचिंग तो अटेंड नहीं किया, लेकिन मैंने जब पर्सनालिटी टेस्ट की प्रिपरेशन कर रही थी तो मैंने एक मॉक इंटरव्यू दिया था एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में करोल बाग में। एक आखिरी सवाल, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? मतलब जब कोई बच्चा उसका प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहा हो तो पेरेंट्स को इसमें क्या ध्यान रखना चाहिए या पेरेंट्स उसको किस रूप में सपोर्ट करना चाहिए? जी, पिछले कुछ दिनों से जब मैं बातें कर रही हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, अपने बच्चों के बारे में बता रहे हैं और मुझसे पूछ रहे हैं। तो एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि पेरेंट्स खुद को इस तरीके से पोर्ट्रे करते हैं कि हम तो पैसे देने के भागी हैं और वही जो अकोमोडेशन है ये सब अरेंज करने का ज़्यादा से ज़्यादा रोल है, और क्या कर सकते हैं, पढ़ना तो बच्चे को है। लेकिन मेरा मानना है कि पेरेंट्स का जो रोल है वो काफ़ी डीप है। सिर्फ पैसे देने से और इस तरीके का अश्योरेंस से जो है इट्स नॉट सफिशिएंट। बेसिकली उनको थोड़ा सा इमोशनल सपोर्ट देना होगा, क्योंकि इस जर्नी में या किसी भी जर्नी में फॉर दैट मैटर छोटी असफलता, बड़ी असफलता हाथ लग सकती है। और अगर पेरेंट्स उस वक्त नहीं होते हैं तो वो जो एस्पिरेंट है बहुत वल्नरेबल खुद को फील करता है। तो इसलिए पेरेंट्स का यहाँ पे रोल ऐसा है कि वो एक लौह स्तंभ की तरह अपने बच्चे के साथ हों, खड़े हों, और बच्चा भी उस तरीके का ट्रस्ट बिल्ड करे अपने पेरेंट्स के साथ कि मैं अपना 100% अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ और दे रहा हूँ। तो ये जो रिलेशनशिप है पेरेंट्स और एस्पिरेंट का या पेरेंट और स्टूडेंट का, ये बहुत ज़रूरी है। एक आयरन पिलर की तरह फैमिली को और पेरेंट्स को होना बहुत ज़रूरी है, अपार्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल कंफर्ट दैट दे आर प्रोवाइडिंग। एक सवाल और है, चूँकि आप इतना गंभीरता से आप कोई बात कर रही हैं या बोल रहे थे कि कोई भी बात आती थी तो हम बहुत गंभीर रहते थे, तो क्या ये ज़रूरी है इसके लिए? मतलब आपके पास और कोई एक्स्ट्रा करिकुलम है कि नहीं? जी, तो बेसिकली इन माय पर्सनल लाइफ ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सीरियस हूँ। जो मेरी पढ़ाई और ये जो तैयारी है इस एग्ज़ाम की, डेफिनेटली ये 8 से 10 घंटे इसमें जाता था। लेकिन इसके अलावा जब मैं ट्रेनिंग एकेडमी में थी तो शाम में अपने बैचमेट्स के साथ बैडमिंटन खेल लेना, या कभी खाली टाइम में अपने बैचमेट्स के साथ या अकेले भी वेब सीरीज़ और इस तरीके के मूवीज़, कॉन्टेम्प्रेरी मूवीज़, ये सब देख लेना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो रेजुविनेशन आपको चाहिए एज अ पर्सन इन लाइफ, वो भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए तो आपको समय निकालना ही होगा, लेकिन उसके अलावा इस एग्ज़ाम के लिए जो क्वालिटी टाइम है 4 से 5 घंटे, वो आपको निकालना पड़ेगा। सो दैट इज़ वन रिक्वायरमेंट। थैंक यू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी,
मुझे भी बहुत खुशी है कि इस प्लेटफॉर्म पे आपने बुलाया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो ज़िले और राज्य के एस्पिरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं उनके लिए थोड़ा बहुत भी मोटिवेशन का काम करती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी, और आई एम फीलिंग वेरी फॉर्चुनेट टू बी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू।